हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर डेली न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स आर्टिकल एनालिसिस की सीरीज में आपका स्वागत है। दिस इज वीडियो 6 और आज हम बात करने वाले 8 फरवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में और उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लैट, आईलेट, सीयूटी, पीजी, एसलैट, आईएलआई, कैट, एमएच सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए एंड अदर एग्जामिनेशन जिनमें करंट अफेयर्स बहुत प्रोमिनेंट वे में पूछा जाता है। तो हमारा पहला आर्टिकल है इंदौर से रिलेटेड, जिसमें भोपाल ने अभी रिसेंटली बैन की है बेगिंग को और उससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया है। सो इस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसके अराउंड कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले भोपाल की हम बात करते हैं तो भोपाल की डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने एक नोटिस इशू किया है, ऑर्डर इशू किया है और एज पर दिस ऑर्डर बेगिंग जो है वो कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दी गई है भोपाल में। और किसी भी पब्लिक प्लेस पे कोई भी व्यक्ति बेगिंग नहीं कर सकता, बेगिंग नहीं मांग सकता। अब इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग सेक्शन 163 ऑफ द भोपाल नगर निगम BNS इट बेसिकली स्ट्रिक्टली इसने प्रोहिबिट कर दिया और ये कहा है कि लीगल एक्शन लिया जाएगा अगर कोई भी बेगर पाया गया और या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति पाया गया जो बेगिंग को सपोर्ट कर रहा है या फिर बेगर्स को सपोर्ट कर रहा है तो उसके ऊपर भी फाइन लगेगा और उसके ऊपर सेक्शन 223 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के तहत एक्शन लिया जाएगा और उसे 1 साल तक की जेल या फिर उसे 2,500 तक का फाइन या फिर दोनों चीजें हो सकती हैं। इस जब हम बेगिंग की बात करते हैं तो बेगिंग में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको प्रॉपरली डिस्प्लेस करने के लिए और जो डिस्प्लेसमेंट का इशू है उनके उसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने डेजिग्नेटेड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी बनाए हैं और शेल्टर्स बनाए हैं कोलार एज अ शेल्टर होम, जिनमें उनको रखा जाएगा, उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी ताकि वो बेगिंग की तरफ ना जाए। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 20 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज जो है उन्होंने एंटी बेगिंग लॉज को पास किया है और स्टैट्यूट्स बनाए हैं और काफी सारे जो स्टैट्यूट्स हैं वो बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट 1959 के तहत बनाए गए हैं। अगर हम बात करें एक सेंसस डेटा की, एज पर सेंसस डेटा द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंगेज्ड इन बेगिंग एक्टिविटीज ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज हुए हैं और पहले जहां इनकी संख्या 1,12,794 थी 2001 में, अब वो 45,296 हो गई है 2011 तक के सेंसस के हिसाब से। जब हम बेगिंग की बात करते हैं देयर वाज अ बिल 2019 द प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग बिल, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन प्रपोजिंग मेजर्स सच एज सेंडिंग एल्डरली एंड इन्फर्म बेगर्स टू destitute home and providing education and training to others to facilitate gainful employment और इसको प्रस्तुत किया गया था इस बिल को। इसके साथ साथ जब हम इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर ने कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली बैन कर दिया है बेगिंग को और ये उसने 1 जनवरी 2025 से बैन कर दिया है। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की, ये बात करता है एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी, लेकिन राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति बेगिंग की तरफ जाएगा। हमारा जो दूसरा आर्टिकल है इट इज रिलेटेड टू डिटेनिंग ऑफ इलीगल बांग्लादेशीज फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम और ये सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है उससे रिलेटेड है। देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको बता देता हूँ। इमिग्रेशन क्राइसिस को लेके एक आर्टिकल है ये। अब देखिए रिसेंटली यूएस से भी हमारे यहाँ पे कुछ डिपोर्ट किए गए थे इलीगल माइग्रेंट्स, उनकी भी हम बात करेंगे थोड़ी सी संक्षिप्त में। वैसे ही इंडिया में भी इलीगल माइग्रेशन बहुत हो रही है बांग्लादेश से। उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब डायरेक्शन दिया, बात पूछी गवर्नमेंट से कि आपने काफी सारे इलीगल माइग्रेंट्स को डिटेन किया बहुत लंबे समय तक, आपने ऐसा क्यों किया। देखिए जब हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया में रेफ्यूजीज इन इंडिया दे आर गवर्न्ड बाय द फॉरेन एक्ट 1946 और इंडिया जो है वो रेफ्यूज प्रोवाइड वो कर भी रहा है फ्रॉम कई कम्युनिटीज को। तिब्बत से जो कम्युनिटी आई है तिब्बतियंस, उनको 1955 में 59 में उन्होंने रेफ्यूज प्रोवाइड किया। देन चकमस एंड हजोंग्स इनको 1960s में, ईस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को 1971 में रेफ्यूज प्रोवाइड किया और श्रीलंका से जो तमिल्स आए थे उनको भी 1980 में रेफ्यूज प्रोवाइड किया। अब देखिए अगर मैं इंटरनेशनली बात करूं यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी UNHCR ये एड प्रोवाइड करता है रेफ्यूजीज को ग्लोबली। आप इंटरनेशनली कहीं पे भी कोई क्राइसिस आती है और रेफ्यूज का माइग्रेशन, रेफ्यूजीज आते हैं किसी कंट्री में या माइग्रेशन होता है लोगों का एक कंट्री से दूसरे कंट्री बिकॉज उनके कंट्री में सिचुएशन सही नहीं है, तो UNHCR जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, कमीशन है जो इस चीज को रेगुलेट करता है और देखता है कि प्रॉपर फैसिलिटीज मिले। और ये 1950 में इसी के लिए
स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और जब हम बात करें 1951 यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन की, तो ये डेफिनेशन भी देता है रेफ्यूजी की और इनके राइट्स को आउटलाइन करता है, साथ साथ स्पेसिफाइज एक्सक्लूजन सच एज वॉर क्रिमिनल्स फॉर रेफ्यूजी स्टेटस। क्या कहता है ये पहली चीज रेफ्यूजी की डेफिनेशन तो देता ही देता है, साथ साथ उनके राइट्स के बारे में भी बात करता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के पीपल को वो एक्सक्लूड भी करता है, जैसे जो वॉर क्रिमिनल्स हैं वो कहीं जाके रेफ्यूजी एज अ शरणार्थी नहीं जा सकते। अब ये जो पहले जो आया था कन्वेंशन, जिसमें यूरोप को लेकर ज्यादा बातें हुई थी, लेकिन फिर 1967 में एक प्रोटोकॉल आता है जो इसका जो डेफिनेशन है उसको एक्सपैंड कर देता है। 1951 में जो डेफिनेशन थी रेफ्यूजी की, उसको सारी कंट्री तक एक्सपैंड कर देता है और ये केवल और केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहता है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो हम चलिए रेफ्यूजी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का। तो सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी, और सिटीजनशिप इंडिया में आप बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन 4 प्रोसेस होते हैं, इसके थ्रू आप ले सकते हैं। और अभी रिसेंटली 2019 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 का, जिसके तहत जो 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश से आई थी, उनको सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन देने में कुछ चेंजेस किए गए थे, जिनमें उनको 6 साल के अंदर भारत की नागरिकता मिल सकती है नेचुरलाइजेशन के तहत। अब हम यहाँ पे बांग्लादेश की बात कर रहे थे, तो देखिए बांग्लादेश की जब हम बात करते हैं तो भारत जो है सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, दैट इज 4096.7 किलोमीटर्स का। और बांग्लादेश के साथ हमारी कुछ जॉइंट एक्सरसाइज भी हैं, जैसे एक्सरसाइज संप्रीति या आर्मी की एक्सरसाइज है, एंड एक्सरसाइज बोंगो सागर, ये नेवी एक्सरसाइज होती है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया वो पहला देश था जिसने बांग्लादेश को एज अ नेशन रिकॉग्नाइज किया था। बांग्लादेश की जब इंडिपेंडेंस हुई थी 1971 में, दैट इज पोस्ट लिबरेशन वॉर के बाद पहला देश भारत बना था जिसने बांग्लादेश को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया था, और उसके बाद सब उन्हें रिकॉग्नाइज करने लग गए थे। तो बांग्लादेश लिबरेशन डे भी इसीलिए हम 16 दिसंबर को मनाते हैं, और इसको विजय दिवस की तरह मनाया जाता है भारत में, बिकॉज इंडियन आर्मी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था बांग्लादेश को आजाद कराने में। अब देखिए एक बेसिकली डॉलर और रुपी का एक कंटेस्ट आया कि जो इंडियन रुपी हो 87 पर पहुंच गया, थोड़ा वीक और हो गया एज अगेंस्ट डॉलर। तो देखिए रुपी और डॉलर की हमने इस आर्टिकल में बात की है, तो देखिए हम इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल ये बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो कंट्रोल करता है इंडिया में आप कह सकते हैं जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी है इंडिया की वो। तो रिजर्व बैंक की जब हम बात करते हैं, रिजर्व बैंक स्टैब्लिश हुआ था अप्रैल 1 1935 को, एंड आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था। और इसके थ्रू पहली बार जो बैंक है वो नेशनलाइज्ड हो गया था इंडिया में 1949 में। सो मतलब एक नेशनल बैंक आप कह सकते हैं, नेशनल स्टेटस का बैंक बन गया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही गवर्न किया गया था। आरबीआई की जो इनिशियली हम बात कर सकते हैं कि इसका ऑफिस कहाँ था, हेडक्वार्टर कहाँ था, इट वाज इन कैलकाटा, वेयर एज परमानेंटली फिर 1937 में इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था, और ये मुंबई में ही है तब से। आरबीआई के एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर होते हैं आरबीआई गवर्नर, और आरबीआई गवर्नर इनका इनिशियल टर्म 3 ईयर होता है, जिसको 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है, बिकॉज उनकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं कि इनको और आगे इनको एक्सटेंड करना है इनका टेन्योर या नहीं करना है। और आरबीआई जो है बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है, ताकि इंश्योर कर सके कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे और एक स्टेबल वे में ग्रोथ हो सके इंडिया में। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूट की जाती है सेक्शन 45ZB ऑफ आरबीआई एक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 6 मेंबर कमेटी होती है, बिकॉज यही मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करती है इंडिया में कैसी होनी चाहिए। हमारे जो फर्स्ट आरबीआई गवर्नर थे वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ, और हमारे पहले इंडियन जो आरबीआई गवर्नर बने वो थे सीडी देशमुख, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई ये सर ओसबोर्न स्मिथ थे, लेकिन पहले भारतीय जो भारत के गवर्नर बने वो थे सीडी देशमुख। और ओनली गवर्नर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बन चुके हैं वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, वेरी ब्रिलियंट पर्सन। इसके बाद हम अगर प्रेजेंट गवर्नर की बात करते हैं तो संजय मल्होत्रा इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई एट प्रेजेंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहे हैं। अब जब हम यहाँ पे आ गए तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अभी हमारा बजट प्रस्तुत हुआ है, बजट। सो बजट की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, और इसको एज अ मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है आर्टिकल 110 में, एंड मनी बिल को केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिस्टर
सॉरी मिस केजे उदेशी, शी वाज द फर्स्ट फीमेल वुमेन डेप्यूटी गवर्नर थी आरबीआई की। सो ये वुमेन डेप्यूटी गवर्नर गवर्नर अभी कोई महिला गवर्नर नहीं बनी है। एंड जो सबसे लंबे समय तक आरबीआई गवर्नर रहे थे वो थे बी आर राव, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। ये सबसे लंबे समय तक भारत के आरबीआई गवर्नर रहे एंड इन्होंने 7 साल तक सर्व किया है एज अ गवर्नर। एक इम्पॉर्टेंट फोटो आई थी विच इज इंडिया भूटान टाइज से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है और दो आर्मी चीफ है दो नेशंस के, उन्होंने इस पे बात की है। अगर मैं बात करता हूँ भारत के आर्मी चीफ जो स्टाफ हैं वो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, इनकी मुलाकात हुई थी। सो देखिए जब हम बात करते हैं इंडिया और भूटान की, सो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसेंटली भूटान ने अपना ऑर्डर ऑफ ड्रग गायल्पो, इट इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ भूटान, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिया था। और इसके साथ साथ भूटान की जब मैं बात करूं तो अभी भूटान के जो किंग थे वो अभी महाकुंभ नहाने आए थे, जगमे खेसर नामगे वांगचुक, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। एंड भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है शेरिंग तोब्गे, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। एंड कुछ देश हैं जिन्होंने यूपीआई को एक्सेप्ट किया है, उसमें भूटान भी सबसे पहला देश है, और फिर फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, ये कुछ देश हैं जिन्होंने यूपीआई पेमेंट मोड को एक्सेप्ट किया है। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सो हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, और इस साल के कैंसर डे दैट इज 2025 के कैंसर डे की थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। और ये जो यूनाइटेड बाय यूनिक है ये हाईलाइट कर रही थी द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इन फाइट अगेंस्ट कैंसर, की ग्लोबल कोलैबोरेशन और इंडिविजुअल की जो स्ट्रेंथ है फाइट करने की अगेंस्ट कैंसर, उसको हाईलाइट करी थी, उसकी इंपॉर्टेंस को। ये पर्टिकुलर डे जो है ये ओरिजिनेट होता है वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर, जो हेल्ड हुआ था पेरिस में ऑन 4 फेब 1999, जिसके बाद 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे की तरह मनाया जाता है। अब कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं। सबसे पहले कार्सिनोमा कैंसर। कार्सिनोमा बेसिकली स्किन या इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग से रिलेटेड कैंसर होता है, जैसे लंग्स हो गया, ब्रेस्ट हो गया। देन सार्कोमा कैंसर, जो बोन, मसल्स और कनेक्टिविटी टिश्यू, ल्यूकेमिया, इन सब से रिलेटेड होता है, जो बोन मैरो से बिगिन होता है और ब्लड सेल्स को इम्पैक्ट करता है। देन थर्ड इज लिम्फोमा, जो लिम्फेटिक सिस्टम को टारगेट करता है, लिम्फ नोड्स को। और उसके बाद है मेलानोमा, अ कैंसर पिगमेंट प्रोड्यूसिंग स्किन सेल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैंसर, ये जो सीएनएस कैंसर होता है उससे रिलेटेड होता है। तो ये बहुत ही डेंजरस फॉर्म ऑफ कैंसर्स हैं। अब इसके साथ साथ हमारी अगर हम बात करें तो नेशनल ग्रिड कैंसर जो है, द नेशनल कैंसर ग्रिड, ये बनाया गया है जो अगस्त 2012 में एस्टैब्लिश हुआ। और इसका जो वर्क है ये कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क ऑफ मेजर कैंसर सेंटर्स, इनका एक नेटवर्क बनाता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, पेशेंट ग्रुप एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया, इनका सबका एक नेटवर्क बनाता है ताकि इस पे रिसर्च हो सके कैंसर पे, इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है वो भी अच्छे से हो सके। उसके बाद एक इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर है जो 1965 में इस्टेब्लिश हुई थी, और एक रेजोल्यूशन था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जिसने इस एजेंसी को स्टैब्लिश करने में काफ़ी हेल्प की थी। इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ इन लियोन विच इज़ इन फ्रांस। अब जब हम आगे नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं तो दिल्ली कैंपेन से रिलेटेड आर्टिकल था, तो इसमें क्योंकि हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन का रोल। देखिए इलेक्शन कमीशन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। इलेक्शन कमीशन की जब हम बात करते हैं 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को हम हर साल वोटर्स डे की तरह मनाते हैं। पहला वोटर्स डे 2011 में मनाया गया था, उसके बाद हम इसको वोटर्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और जब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की तो पार्ट 15 आर्टिकल 324 टू 329 बात करता है इलेक्शन कमीशन की, जिसमें पहला आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन की बात करता है कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या होगा, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शंस। इसके बारे में भी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता रखा है, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो देखिए 326 वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात करता है अडल्ट सफरेज की। अडल्ट सफरेज मतलब कोई भी व्यक्ति जो 18 से ऊपर है उसको वोट देने का राइट है। हमारे इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसके बारे में बात होती है, इसके थ्रू वोटिंग राइट दिया जाता है। और बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वोटिंग राइट जो है पहले 21 ईयर्स होता था, अब 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको 18 ईयर कर दिया गया, 18 साल का व्यक्ति वोट दे सकता है। दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। और जब हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो इसका मिनिमम टेन्योर इलेक्शन कमिश्नर का 6 ईयर होता है, या फिर अंटिल द एज ऑफ 65, जो सबसे पहले आ जाए वो उसका
टर्म होता है, इलेक्शन कमीशन के रिमूवल की बात करूं तो इनका रिमूवल उसी वे में होता है जैसे चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है, दैट इज बाय इम्पीचमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक इंपॉर्टेंट केस है विच इज अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023, जिसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के, उनको अपॉइंटमेंट की बात हुई थी कि उनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाए, उससे रिलेटेड था और सजेस्ट किया गया था एक कमेटी बने जिसमें पीएम हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, तो एक पारदर्शिता हो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेके। सो एक केस फाइल किया गया था विच इज अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करूं तो अभी राजीव कुमार है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अगला आर्टिकल हमारा फेंटेनिल से रिलेटेड था। फेंटेनिल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूएस में, जिसके तहत उन्होंने टैरिफ भी लगा दिया है चाइना पे, मेक्सिको पे। सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है ये अमेरिकन प्रोस्पेक्टिव से। तो जब हम फेंटेनिल की बात करते हैं तो फेंटेनिल एक सिंथेटिक ओपोइड है, ओपियोइड है, और ये इतना खतरनाक है, 30 से 50 गुना इसमें ज़्यादा पोटेंशियल होता है हेरोइन से ज़्यादा, और ये 100 टाइम्स मोर इसमें पोटेंट होता है देन मॉर्फिन। तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक है। इसको प्राइमरली अगर हम बात करें तो पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता था, और मेडिसिन में पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेशली कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं, जब उनका कीमो होता है, बहुत दर्द होता है उन्हें, तो उसमें यूज़ किया जाता है। सर्जरी हो गया, इसमें किया जाता है, और कई बार सेडेटिव्स की तरह यूज़ किया जाता है। और इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये इसमें नोज़िया, हेलुसिनेशन, मसल रिजिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, हाइपरटेंशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यूटीओ को अप्रोच किया गया कि भाई आप फेंटेनिल बैन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप बेसिकली चाइना को ट्रेड करने से रोक रहे हैं और या फिर मेक्सिको को। तो यहाँ डब्ल्यूटीओ की बात हो रही है। डब्ल्यूटीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गैट के बाद बेसिकली बनाया गया था, मतलब गैट का सक्सेसर है ये एक हिसाब से। गैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो 1947 में स्टैब्लिश हुआ था गैट, उसके बाद बनाया गया था। और जो डब्ल्यूटीओ है वो स्टैब्लिश हुआ था उरुग्वे राउंड ऑफ गैट नेगोशिएशन 1986-94 में, और इसका जो पहला जो ऑपरेशन बिगिन हुआ वो 1995 से बिगिन हुआ, जनवरी 1 1995। वेरी इंपॉर्टेंट। डब्ल्यूटीओ की जब मैं बात करता हूँ तो इसका मेन पर्पस रेगुलेशन ऑफ ट्रेड रूल्स है बिटवीन नेशंस। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल एजेंसी है जो ट्रेड रूल्स को बेसिकली रेगुलेट करता है इंटरनेशनली। और डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट, इसको हम कई बार मैराकेश एग्रीमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसको साइन मैराकेश मोरक्को में किया गया था इन 1994। डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर है इट इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, और 164 नेशंस इसके पार्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट। और जो पहले अफ्रीकन एंड फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ थे वो थी नेक्सोजी ओकोन्जो, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, एक शॉर्ट आर्टिकल आया है, जापान लॉन्चेस नेविगेशन सैटेलाइट। इससे रिलेटेड देखिए, जापान की स्पेस एजेंसी ने एक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। तो मुझे इसमें से आपको केवल दो तीन चीजें ही बतानी है। पहली चीज ये बतानी है कि भाई जो हमारा जापान है उसका स्पेस एजेंसी, उसका नाम है जाक्सा। नासा की स्पेस एजेंसी, नासा इज अ स्पेस एजेंसी ऑफ यूएस। रशिया की स्पेस एजेंसी है रॉस्कोमॉस, एंड चाइना की स्पेस एजेंसी है सीएनएस, और इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इट इज इसरो। इसरो इज अवर प्राउड, एंड इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु इंडिया में है। इसरो ने रिसेंटली अभी एक मिशन लॉन्च किया, स्पेस डेक्स करके, दैट इज स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें वो दो सैटेलाइट को स्पेस में आपस में डॉक करेंगे और वो स्पेस में जाके मिलेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गगनयान मिशन जो है उसका एक इनिशियल आप कह सकते हैं एक स्टेप है जिसमें ये टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, जो हेल्प की जाए जो हेल्प करेगी। जो इंडिया का जो सोलर मिशन था आदित्य L1, जो स्टडी करेगा सन को, ये भी 2023 में इस मिशन को, सोलर मिशन को लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान 3 को भी लॉन्च किया गया था 23 में ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है ये। सो हमारी जो प्राउड एजेंसी है इट्स इसरो। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है छोटा सा, कि इंडिया ओलंपिक के लिए तो बिड माहिर ही रहा है, साथ साथ वो चाहता है कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम भी इंडिया ही होस्ट करे। कॉमनवेल्थ गेम जो कॉमनवेल्थ नेशंस के बीच में होता है, उसके रिगार्डिंग इंडिया ने एक लेटर ऑफ इंटेंट दिया है कि वो 2036 में पहली चीज ओलंपिक होस्ट करना चाहता है, ठीक है, और इसके साथ साथ 2030 में कॉमनवेल्थ गेम को भी होस्ट करना चाहता है। सो इंडिया ने पहले भी कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट किया है 20 साल पहले 2010 में, और दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। बट इस बार अहमदाबाद और भुवनेश्वर, ये दो सिटीज हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है कि जहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम करवाया जाएगा। जो कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन है, इसके प्रेसिडेंट हैं क्रिस जेनकिंस, एंड इसके सीईओ हैं केटी
सेडलियर, अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। 72 मेंबर नेशंस हैं और टेरिटरीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती है, और इंडिया चाहता है कि 2030 में वो इसको करवाए। कॉमनवेल्थ नेशंस की अगर मैं बात करूं तो इट वाज स्टैब्लिश्ड बाय लंदन डिक्लेरेशन इन 1949, और 56 कंट्रीज उसमें आती हैं जब ये फॉर्म हुआ था, लंदन डिक्लेरेशन इन 1949। और इसमें मेंबर्स की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूरोप के कई देश हैं, साइप्रस। तो बेसिकली जो यूके की कॉलोनीज थी वो उनको कॉमनवेल्थ कहा जाता है, वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। पहला जो कॉमनवेल्थ गेम है ये हैमिल्टन ऑन्टो ऑन्टेरियो कनाडा में हुआ था 1930 में। और अगर मैं 23rd एडिशन की बात करूं तो ये स्कॉटलैंड में होने वाला है 2026 में। इंडिया अभी तक 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज जीत चुका है, जो पिछला 2022 का कॉमनवेल्थ गेम हुआ था बर्मिंघम में। एंड अगर मैं बात करूं इन टोटल इंडिया ने 564 मेडल्स जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है गति शक्ति को लेके। गति शक्ति एक प्रोजेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए गति शक्ति है क्या। देखिए, गति शक्ति ये एक नेशनल मास्टर प्लान है जो लॉन्च हुआ था 2021 में, एंड इट वाज लॉन्च्ड एज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इंटीग्रेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग अक्रॉस मिनिस्ट्रीज लाइक रेलवेज एंड रोडवेज। सो रेलवे एंड रोडवे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू इंटीग्रेट किया जाएगा दोनों को, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बनाया जाएगा, कनेक्टिविटी कैसे इंक्रीज की जाए। और इसका मेजर जो फोकस है, इट इज एनहेंसिंग मल्टी मॉडुलर मल्टी मॉडुलर कनेक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कम टाइम में ज़्यादा ट्रैवल हो सके। इसके देखिए की इंटीग्रेटेड स्कीम्स की मैं बात करूं जिसके साथ है, पहले भारतमाला प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवे को डेवलप करना, फिर सागरमाला है, पोर्ट एंड कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, और इनलैंड वाटरवेज है जिसके तहत रिवर बेस्ड मूवमेंट्स को जो है वो कंट्रोल करना और ठीक करना। और उसके बाद है उड़ान, जो रीजनल एयर कनेक्टिविटी, मतलब एक तो रोडवेज, दूसरा जो सागरमाला पोर्ट्स एंड कोस्ट हो गया, तीसरा हो गया कि जो मान लीजिए गंगा है, इसी में मतलब जो लैंड के अंदर ही जो है उनमें आप में वाटरवेज में आप कनेक्टिविटी कर रहे हैं, उसके बाद आप स्पेस में कर रहे हैं उड़ान के थ्रू। सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। देन वी हैव सर्टेन स्मॉल क्वेश्चंस जो हमें मिले हैं इस पेपर में। सबसे पहले आईसीसी वुमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप, वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स इंडिया वॉन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप, और इस साल का जो वर्ल्ड कप है अंडर 19 का, वो विमेन वर्ल्ड कप वो इंडिया जीती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ आईसीसी। सो आईसीसी के जो चेयरमैन है जय शाह को नियुक्त किया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। हु इज द चांसलर ऑफ जर्मनी, इट्स Olaf Scholz, very important. Prime Minister of UK, it's Keir Starmer, and the current president of Syria, it's Ahmed al-Sarraj. President of Iran, Masood, very important. Then we have capital of Iran, it's Tehran. Capital of Syria, it's Damascus. And another question is CEO of OpenAI. OpenAI बड़ा न्यूज में है क्योंकि डीप सीक ने इसको बहुत बड़ा चैलेंज दिया है, इसके जो OpenAI का जो चैट जीपीटी है उसको। सो सैम ऑल्टमैन, a very important name. Who is world chess champion? Gukesh, a very important name. And what ancient structure is India's national emblem adapted from and where it is located? So अगर मैं बात करता हूँ तो लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका ये हमारा नेशनल एम्बलम है, और ये सारनाथ विच इज उत्तर प्रदेश वहाँ से लिया गया था। देन हु इज द आर्टिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केचिंग एंड फाइनलाइजिंग डिजाइन ऑफ इंडियन नेशनल एम्बलम, कौन थे वो? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इट इज दीनानाथ जी। And in which year and on what date was the state emblem of India officially adopted by government of India? It's 26 January 1950। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्यों? इस दिन हमारा भारत का संविधान एनफोर्स हुआ था, और इसी दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा भी की गई थी। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। Which rising badminton star from Haryana clinched the gold medal in the women single event at the 30th national game 2025? इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन विच तमिलनाडु शटलर वॉन द मेन सिंगल टाइटल 38th नेशनल गेम? इट्स सतीश कुमार करुणाकरन, वेरी इंपॉर्टेंट। So thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. Thank you so much.